नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। कहां है संजय जोशी? महाराष्ट्र चुनाव के बाद गायब हो गए। संघ ने बहुत जलवा दिखाया, जगह जगह अपनी खबरें छपवाई कि हमने चुनाव जिता दिया, हमने चुनाव जिता दिया। लेकिन संजय जोशी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? राजीव रंजन के पास गए, चलते हैं नागपुर, उनसे बात करते हैं। होनहार पत्रकार हैं, बहुत सारी जानकारी रहती है संघ की और भाजपा की। उनसे हम बातचीत में पूछेंगे कि आखिर फडणवीस के इतने उत्थान के बाद नितिन गडकरी की क्या हालत रहेगी और संघ का खेल क्या रहेगा। हम उनसे जानेंगे कि ये जो उद्धव ठाकरे गुट और इंडिया गठबंधन के बीच थोड़ा थोड़ा इलू इलू होना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी कड़वाहट आनी शुरू हो गई है, इसका खेल क्या है। चलते हैं राजीव रंजन के पास और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार बातचीत रहेगी हर बार की तरह, तो आप पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन भाई आपका। महाराष्ट्र लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। मंत्रिमंडल बना और छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया, भाई साहब नाराज हो गए। मतलब वो कहा जाए कि बारात वापस नहीं आई, फूफा जी नाराज हो गए। विरोध विरोध हो गया, उनके समर्थकों ने बड़ा विरोध किया। शिंदे साहब का मुंह तो बड़ा उतरा होगा, कहाँ मुख्यमंत्री कहाँ डिप्टी सीएम, और देवेंद्र फडणवीस की लॉटरी लगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिस तरह से अंतर विरोध सरकार के बनते ही सामने आने लगे, जिस तरह की नाराजगी सामने आने लगी, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब मैं दूसरा इसी के साथ जोड़ के सवाल और आप साहब एक साथ जवाब दीजिएगा। अब नवाब मलिक को क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित नेता मानूं, भाजपा सरकार का समर्थित नेता मानूं? उनकी बेटी चुनाव जीती है, तो ये क्या मानूं कि वो एनडीए का हिस्सा है वो परिवार? क्योंकि उन पे तो वो तो दाऊद के आदमी है, बकौल भाजपा नेता। तो दाऊद के आदमी लोग शामिल हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं कि हमने मुख्तार का ये कर दिया, मुख्तार का वो कर दिया। देखिए, मुख्तार का विधायक बेटा जो जेल में है, वो एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि उसकी पार्टी योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रही है, ओपी राजभर की पार्टी। ऐसे ही नवाब मलिक को लेकर बातें खत्म हो जाएंगी। इन पूरे मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप नागपुर में बैठे हैं, उस जगह बैठे हैं जहां पे सबसे ज्यादा थोक में आपके पास जानकारी रहती है। क्या है इन सारे मसलों पर आपका रिएक्शन? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी। देखिए, लग रहा है कि अजीत पवार ने भी मार्गदर्शक मंडल जो है अपनी पार्टी में बना लिया है। छगन भुजबल जी की उम्र 77 ईयर्स हो गई, आपने वहीं से शुरुआत की, तो लगता है 75 साल का उम्र पूरा होने के बाद में उनको भी लगता है डाल दिया गया मार्गदर्शक मंडल में। और आप जो बात कर रहे हैं कि शुभ संकेत नहीं है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि 132 सीट्स जो जीती है बीजेपी आउट ऑफ 288 बाय हुक और क्रुक। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये लीगल तरीके से नहीं जीता गया, अनैतिक तरीके से जीता गया है, परंतु कुछ भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। पर जो भी है, कुल मिला के लबोलुआब ये है कि 132 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो चाहे छगन भुजबल नाराज हो, चाहे अजीत पवार नाराज हो, चाहे शिंदे नाराज हो, देवेंद्र फडणवीस की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये मान के चलिए कि छगन भुजबल की राजनीति जो है वो मतलब हाशिए पे एक तरीके से चली गई है। अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, उनके भतीजे को हो सकता है मौका मिल जाए, यदि छगन भुजबल थोड़े दिन शांत रहे तो ऐसा हो सकता है कि उनको मौका मिले। परंतु जिस तरीके से शरद पवार जी का बड़ा ही परफॉर्मेंस जो है 10 सीट पे जो आ गया, जो खराब प्रदर्शन रहा है, तो अब महाराष्ट्र के अंदर में कोई भी नेता जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके जो है अपना मतलब शुरुआत से जो है ना पार्टी खड़ी करे या फाइट करे या लड़े। मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा पैसिमिज्म का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के धुरी से। जो भी बाहर है लीडर्स, उन सारे लीडर्स में, चाहे वो शिंदे खेमे के हो, अजीत पवार खेमे के हो, कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, पैसिमिज्म ही पैसिमिज्म है। सिर्फ एक ही जगह ऑप्टिमिज्म है और वो है भाजपा के कैंप में। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी ज्यादा निराशा फैली है, तो उस निराशा में ये लोग जो आक्रोश जो इनको शुरुआत में था कि ये इनसे
इलेक्शन जो है वो स्टील किया गया, चोरी किया गया, दिस इलेक्शन हैज बीन स्टोलन, बार बार कहा गया। तो अगर इलेक्शन चोरी किया गया तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? आप कब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे? आप जब तक एक बात, हर बात के मूल में जो है वो ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी से वैसे ही लड़ना होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कांग्रेस या मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लड़ती थी। तो आपको सड़कों पे उतरना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे अन्ना हजारे और बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे प्रॉक्सी को खड़े करके उनको समर्थन देके सड़कों पे उतर जाते थे। वही सारी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको भी करनी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का इंतजार कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जब तक सड़कों पे आप उतरोगे नहीं, आप इनसे विजय नहीं पा पाओगे। बैलेट बॉक्स द्वारा हम देख रहे हैं, यानी ईवीएम द्वारा, यानी चुनाव द्वारा हम देख रहे हैं कि आप इनसे पार नहीं पा रहे हो। भले वो गलत तरीके से हो रहे, सही तरीके से हो रहे, जो भी है, आप प्रूव भी नहीं कर पा रहे हो, कोर्ट में भी कुछ नहीं हो रहा। तो अंतिम जो मुकाबला है वो तो सड़क से लेके संसद तक होगा और संसद से लेके सड़क तक होगा। तो सड़कों पे उतरना अनिवार्य है आज की डेट में। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो आपने कहा कि क्या नवाब मलिक जो है वो परिवार को मान लिया जाए, मुख्तार अंसारी के परिवार की तरह की, क्या वो भाजपा के कैंप में है? देखिए, ये जो अलायंसेस बन रहे हैं ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करता है। कथनी और करनी में इनका कितना अंतर है, कितना भेद है, ये उसको दिखाते हैं। बार बार, हर बार हमने एक ही बात यहां पे कही है कि जो नॉन बायोलॉजिकल लीडर हैं इनके, उनसे लेके तो नीचे तक के लीडर सभी के सभी बोलते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा भेद है, बहुत ज्यादा अंतर है। देश जो है आज वो एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहा है जिसके पास एक विजन हो, जिसके पास एक मिशन हो, जिसके पास में करेज हो, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, जो लोगों के इमेजिनेशन को फायर कर सके। और हम ये देख रहे हैं कि जो नॉन बायोलॉजिकल लीडर जिनके हाथ में इस देश की सत्ता है वो ये कर पाने में विफल हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ संजय जी ये है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इस वैक्यूम को अपोजिशन पार्टी को ग्रैब करने के लिए अनिवार्य है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का जो जेनेसिस होता है डेमोक्रेसी में, विरोध करना, प्रदर्शन करना, सड़कों पे उतरना, ये सब उनको करना अब करने की आवश्यकता है। बिकॉज वी आर सीइंग दैट देयर इज ए ह्यूज वैक्यूम। ये जो है, जो इमेजिनेशन को फायर करने की जो बात है वो आज के लीडर नहीं कर पा रहे हैं, जो आज सत्ता की दूरी में है। ना अमित शाह कर पा रहे हैं, ना राजनाथ सिंह कर पा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा वैक्यूम है। ये वैक्यूम राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। इनको ये तुरंत हाथ में लेके सड़कों पे उतरना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही बोल रहा हूं कि आज के समय की डिमांड है कि कांग्रेस सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करें और एक लीगल वे में इलेक्शन बैटल हो, इसकी बात करें। महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, बढ़ते हुए क्राइम पे बात करें। बात ये करें कि कैसे क्राइम कंट्रोल में ये लोग विफल हो रहे हैं। बात ये करें कि कैसे मानवाधिकार सूचकांक में भारत का जो प्रदर्शन है वो दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है। बात ये करें कि कैसे मानव संसाधन जो है वो देश के अंदर में विकसित नहीं हो रहे, प्रफुल्लित नहीं हो रहे। लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है उसको पूरी तरीके से जो है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ी एक आबादी है जो प्रोडक्टिविटी में इस देश के 0%, 0 शून्य, मतलब एकदम शून्य जो है वो अपना योगदान दे रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब ये समय है कि अपोजिशन पार्टी जो ये वैक्यूम जो बन रहा है इसको फिल करे। और ये महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद अब दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। दिल्ली के इलेक्शन के लिए अपोजिशन पार्टीज को कमर कस लेने की आवश्यकता है। जी संजय। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मानव सूचकांक में और विकास में रोजगार की बात आप कर रहे हैं। आप शर्मनाक पहलू देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चल रही है, विधानसभा सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने हजारों बच्चों को इजराइल भेजा, इजराइल में काम कर रहे हैं, वहां पे उनको लाखों रुपए सैलरी मिल रही है। किसी भी सरकार के लिए ये डूब मरने वाली बात है कि वो अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है।
किसी भी सरकार के लिए ये डूब मरने वाली बात है कि उसके बच्चे इजराइल जा रहे हैं, जहां पे दिन रात बंदूक, गोली, मिसाइल चल रही हैं, लेकिन इस बात का गर्व ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हमने अपने बच्चे इजराइल भेजे। राजीव भाई, जब बच्चे इजराइल जा रहे थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। आपका दिल दहल जाएगा सुनकर कि किस तरह वो उनके परिवारों की हालत थी, किस तरह माँ अपने बेटे को इजराइल नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं थे, धंधे नहीं थे, लेकिन यहाँ घमंड किया जा रहा है कि हमने हजारों बच्चे इजराइल भेज दिए। ये नेता कहाँ से आते हैं और क्या ये घमंड करने वाली बात है? देखिए, ये विफलता दिखाती है लखनऊ की, कि आप जो है लखनऊ में तो रोजगार सृजित नहीं कर पाए, आप फिलिस्तीन के जो है वो गिरे हुए इमारतों और कंकालों के बीच में आप रोजगार तलाश करने के लिए अपने नौजवानों को भेज रहे हो। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, यही तो इस देश की विफलता है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान भारत में होने के बाद भी भारत देश जो है प्रोडक्टिविटी गेन के मामले में बहुत पीछे है। अब मुझे नहीं मालूम प्रोडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, परंतु वो जो है मतलब देश जो है जितना विकास करना चाहिए इसको, वो विकास नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण ये है कि दो हाथों को रोजगार नहीं है यहाँ पे। यहाँ जब तक आप रचनात्मक कार्य करने के लिए, सृजन करने के लिए जब तक आप अवसर नहीं प्रदान करोगे, तब तक नवयुवक क्या करेगा। तो ये शर्मनाक बात है कि जिन देशों में युद्ध चल रहा है, जहां महामारी फैली हुई है, फिलिस्तीन में महामारी फैली हुई है, इजराइल के अंदर में तो कोई रचना करने के लिए भेजा नहीं गया है। उनको जो वो पूरी तरीके से जो मलबे पड़े हुए हैं फिलिस्तीन में, जो बमबारी करके इजराइल ने पूरे के पूरे ढेर लगा दिए, उन ढेरों को, उन कचड़ों को, उन कूड़ों को साफ करने के लिए भारत के नौजवानों को भेजा जा रहा है। तो क्या ये भारत के नौजवान जो है ये कचरा साफ करने के ही काम आएंगे? मैंने सुना था एक व्यक्ति ने कहा था मैं हूं चौकीदार। मैंने देखा था एक व्यक्ति को हाथ में झाड़ू लेके जो है उसने झाड़ू अभियान चालू किया था, सफाई अभियान चालू किया था। तो क्या ये भारत के नौजवान अब विश्व भर में जो है जहां जहां कूड़ा करकट होगा, जहां जहां मलबा होगा, जहां जहां विध्वंस होगा, क्या वहां पर जाके सफाई करने का कार्य करेंगे? क्या ये हम 21वीं शताब्दी में अपने नौजवानों के सामने ये इस तरीके के रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं? क्या ये हमारे लिए गर्व करने की बात है या हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है? और लखनऊ यदि इस बात पे गर्व करता है, यदि योगी आदित्यनाथ इस बात पे गर्व करते हैं, तो अब आप ये समझ जाइए कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश को एक ऐसा लीडर चाहिए जो जनता को इंस्पायर कर सके, जो जनता के इमेजिनेशन को फायर कर सके, जो इस देश को दिखाए कि भाई किस तरीके से क्रिएटिव और पॉजिटिव थिंकिंग होती है। उस चीज का पूर्णता अभाव है लखनऊ में, इस देश में। और ये देश जो है यदि इसको सही समय पे, इस समय पे यदि सही रास्ता नहीं दिखाया गया, तो संजय जी, आने वाले दिन जो है ये पूरे देश के लिए जो है बहुत ही ज्यादा मुसीबत में लाने वाले दिन होंगे। मेरी बातों को आप याद रखिएगा। मैं आज ये कह रहा हूं, हमारे पास अवसर दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स पूरे विश्व में लग रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पे हर कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाह रहा है। इस तरह की स्थिति जब लास्ट टाइम हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पहले जब हुई थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये देश, ये दुनिया जो है ये विध्वंस की दिशा में बह रही है। हमको अपना यदि विकास करना है तो हमको सही तरीके से सृजनात्मक कार्यों की तरफ सोचना होगा और एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो होती है, उस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आज की डेट में जरूरत है। जो अभी की जो लीडरशिप है, जो आज देश पे राज कर रही है, जो आज लखनऊ पे राज कर रही है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि उनमें इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का अभाव है। जी संजय जी, बात लौटते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे। और वहां पे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को जो आप कह रहे हैं लड़ना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आपस की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आजमी साहब ने कह दिया कि अगर आप हिंदुत्व पे लौटना चाहते हैं, आपको बाबरी मस्जिद टूटने में गर्व है, तो हमें आपका साथ नहीं चाहिए। ये विरोधाभास कब तक चलेगा? उधर कांग्रेस ने सावरकर पर कस के हमला बोला है। राहुल गांधी ने किताब लेकर आए थे और कहा था सावरकर संविधान नहीं मानते थे, वो मनुस्मृति मानते थे। और ये जो हमला है ये शिवसेना को तिलमिलाएगा, जाहिर है, क्योंकि
ठाकरे परिवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये लोग, उनके मन में सावरकर का बहुत बड़ा खास स्थान है, महत्व है। तो क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन, खास तौर से उद्धव ठाकरे गुट, अब अलग राह लेना चाह रहा है? उसको समझ में आ रहा है कि उसको बाला साहब ठाकरे की तरह उग्र हिंदुत्व पे लौटना पड़ेगा? देखिए, उद्धव ठाकरे ने टिकट बांटने में तो बहुत भारी भारी गलतियां की थी। एक दो जगह तो मैंने आपको खुद ही नाम बताए थे, ठीक है। और कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडरों में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा पहले से ही क्रोध था, ठीक है। तो अब एक 10 सीटें जो उद्धव ठाकरे को, सॉरी 20 सीटें उद्धव ठाकरे को जो मिली हैं, उससे ये क्लियर हो गया है, उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे से अलग हुए लोग मेरे से डबल से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। यानी शिंदे गुट की मैं बात कर रहा हूं, 55 सीट शायद उनको मिली है, 55 या 56। तो उद्धव ठाकरे के पास में अब ऑप्शन क्या है भाई? अब एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता, कुछ ना कुछ बहाने करके जो है ये उधर जाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है ये 20 में फिर कोई एक नाथ शिंदे खड़ा हो जाए और पता चले आप पीछे मुड़ के देख रहे हो तो संजय राउत तो आदित्य ठाकरे के अलावा उद्धव ठाकरे के सामने साथ कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो उद्धव ठाकरे उस स्थिति से जो है वो बचना चाहते हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि यदि मुझे और आगे 5 साल तक अपने आप को किसी भी तरीके से उपयोगी राज्य की राजनीति में रखना है, तो मैं हेड ऑन कोलिजन तो नहीं कर सकता हूं भाजपा के साथ में। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया संजय जी की बहुत ही ज्यादा पेसिमिज्म का माहौल है। इस तरह के बीच में एक दूसरे के ऊपर में लांछन लोग तभी लगाते हैं, लड़ाई झगड़े तभी करते हैं जब वो पूरी तरीके से मन से हार चुके रहते हैं। दिमागी रूप से, बौद्धिक रूप से जब वो ये समझ लेते हैं कि हम हार गए हैं, तो वो आपस में अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करना और एक दूसरे के ऊपर में तू मैं करना और दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। तो वही हमें नजर आ रहा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस एज एन सीनियर पार्टी, कांग्रेस को ये सब चीजें नजरअंदाज करनी चाहिए। जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर में है कि वो किसी भी तरीके से इस गठबंधन को जो है वो बरकरार रखे। कांग्रेस ने अभी तक नाना पटोले या जो भी स्टेट की लीडरशिप थी, जिनके हाथ में इस इलेक्शन के कैंपेनिंग की कमान सौंपी गई थी, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जो और निराशा की स्थिति को पैदा कर रहा है। यानी जो कैडर है, जो नीचे का व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, वो बोल रहा है कि भाई विजय होने पे पुरस्कार नहीं, हार होने पे पनिशमेंट नहीं। तो ये किस तरीके से पार्टी चल रही है? पार्टी यानी ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। आपकी जीत के ऊपर में तो आप ठीक है तमाम तरीके की बातें कर लेते हैं, विजय का सेहरा सेंट्रल लीडरशिप को चला जाता है, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। परंतु यदि आप हार रहे हैं तो फिर हार का सेहरा जो है, वो हार का ठीकरा किसी ना किसी के सर पे तो फूटना चाहिए। तो आप क्या मतलब लोगों के सामने, अपने जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, इनके सामने आप किस तरीके की मिसाल बना रहे हैं? ये लोग शायद मेरे ख्याल से ऊपर बैठे हुए लीडर जो है, इन्होंने नीचे के कार्यकर्ताओं से बात करना बंद कर दिया है और इसी का खामियाजा जो है वो पूरा इंडिया अलायंस भुगत रहा है। क्योंकि ये लोग अब नीचे आके बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के मन को नहीं टटोल रहे हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो क्या चाहता है। कार्यकर्ता के यदि आप इच्छाओं का उल्लंघन करेंगे, अवहेलना करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपको कौन साथ देगा? आप मुझे ये बताइए। कार्यकर्ता के भरोसे ही इलेक्शन लड़ा जाता है। यदि कार्यकर्ता आपके साथ में नहीं है तो आप इसी तरीके से इलेक्शन में हार पे हार देखते जाएंगे। संजय जी, सोचने वाली बात यह है, 5 महीने में, मई से लेकर नवंबर के बीच में ऐसा क्या हो गया कि जिस महागठबंधन को 30 सीटें मिली थी 48 में से लोकसभा की, सडनली वो 55-56 विधानसभा में 288 में से मिल रही है, वही सेम महागठबंधन को। इसका मतलब है देयर इज समथिंग इनहेरेंटली वेरी रॉन्ग। ईवीएम में गलती है तो फिर कांग्रेस को इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। यदि ईवीएम में गलती नहीं है और उनके लीडरों में गलती है तो वहां पे भी एक्शन लेना चाहिए। पर आप एक इनएक्शन की स्थिति में हो, आप इनर्शिया से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। उस इनर्शिया से बाहर आने में आपको बहुत मेहनत लग रही है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक इसी तरीके की चीजें हम देखते रहेंगे। ऐसे इनके बीच में सर फुटबॉल होगा, मनमुटाव होगा, लांछन लगेगा, एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण होता रहेगा। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस के इस जबरदस्त उछाल के बाद नितिन गडकरी की क्या स्थिति रहेगी महाराष्ट्र के अंदर? मोदी से तो खटपट रहती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर क्या सीन रहेगा?
देखिए, देवेंद्र फडणवीस का सितारा बुलंद है। नागपुर में विंटर अधिवेशन अभी शुरू हो गया है। पूरा शहर देवेंद्र फडणवीस के बड़े बड़े कटआउट से पूरा शहर सज गया है। तो आप ये समझिए कि मतलब अब नितिन गडकरी जी जो हैं वो आई मीन ठीक है, 2029 में अगर उनको टिकट मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। अन्यथा मुझे जो है, या फिर एक स्कोप बनता है कि 2025-26 में बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बैक स्टेज पे आएंगे और किसी और लीडर को मौका दिया जाएगा। परंतु यदि वो स्वेच्छा से करते तभी हो पाएगा। अब हरियाणा महाराष्ट्र के अभूतपूर्व जीत जो लग रहा था कि ये जीतेंगे नहीं, उस जीत के बाद में नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी बात से खुश है कि उनके मनोनीत किए गए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे पोजीशन में है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली या बहुत ज्यादा फोर्सफुली जो है वो नरेंद्र मोदी से कोई बात को मनवा सके। तो नरेंद्र मोदी यदि स्वेच्छा से वो पद छोड़ते हैं तो नितिन गडकरी के लिए एक जगह बनती हुई मुझे नजर आ रही है। अन्यथा जो है वो मुझे कुछ बहुत ज्यादा जो है उनके लिए कोई बहुत सुनहरे अवसर दिख नहीं रहे आगे आने वाले दिनों में। एक आखिरी सवाल, संजय जोशी कहाँ है? संजय जोशी, देखिए उनकी तो बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, मतलब उनके साथ बहुत ही मैं देख रहा हूँ लाइन से जो है गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हो रही हैं। संजय जोशी जो 2 महीने पहले तक बहुत ही ज्यादा क्या कहा जाए, मतलब सब लीडर्स बोल रहे थे, भाजपा के अंदर भी बात चल रही थी कि ये हमारे नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट होने चाहिए, सभी की इच्छा है। वो अब चूंकि मोदी जी अब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं और मोदी जी आप जानते हैं कि बड़े विंडिक्टिव में, वो चीजों को भूलते नहीं है। तो यदि उम्र के इस पड़ाव पे आके यदि नरेंद्र मोदी के अंदर में क्षमा या फिर ये कह लें कि चीजों को भूलने या क्षमा करने की भावना यदि जागृत हुई तो संजय जोशी के लिए भूमिका अच्छी बनती हुई दिख रही है। अन्यथा आज की डेट में तो भाजपा के अंदर में मोदी मोदी है, मोदी का ही बोलबाला है। भाजपा के किसी भी नेता से आप बात करो तो आपको यही बोलता हुआ सुनेगा कि मोदी जी जिन जिन को जहां जहां बैठाना चाहते थे उन लोगों को उन्होंने वहां वहां बैठा दिया है। तो अब जो लोग, आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस कभी मोदी को चैलेंज करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए या जितने भी पार्टी, नड्डा जी करेंगे कभी चैलेंज? कभी नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो जिन जिन लीडर्स को जहां जहां बैठाना था नरेंद्र मोदी ने वहां वहां उनको बैठा दिया है। और महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद में तो मतलब वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में आ गए। इस डोमिनेंट पोजीशन के सामने बाकी सब डोरमेंट हो गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो है वो एक स्पेस तैयार हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे। भले वो इलेक्शंस जीत रहे हैं बाय हुक और क्रुक, जैसे भी जीत रहे हैं, ठीक है, परंतु जो एक लीडरशिप होती है जो लोगों को इंस्पायर कर सके, वो इंस्पिरेशन पैदा नहीं कर पा रहे। और वो हमको गिरती हुई जीडीपी दर में नजर आएगा, वो हमको बढ़ती हुई बेरोजगारी में नजर आएगा, वो हमको बढ़ती हुई आर्थिक असमानता में नजर आएगा, तो बढ़ते हुए क्राइम में नजर आएगा, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें नजर मतलब ये दिखा रही है कि ये देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वी वांट न्यू लीडर, वी वांट न्यू लीडर। बट भारतीय जनता पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके किसी और को बैठा सके। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई इतनी बातें विस्तार से करने के लिए। ये थे राजीव रंजन जी और विस्तार से इन्होंने अपनी बातचीत की। मुझे यकीन है ये महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए, समझाने के लिए काफी कामगार साबित होगी। जरूर बताइएगा, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।